वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त नितिन गोयल और सीरीज़ चालू हो चुकी है। बहुत सारे वीडियो लेक्चर चल रहे हैं। हालांकि अराउंड 15-20 डेज से मैंने कोई वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं किया था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था एंड आई ऑलरेडी मैसेज यू। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। तो अब शुरू करते हैं। हमारी ऑलरेडी सीरीज़ चल रही है कॉस्ट अकाउंटिंग की, इनकम टैक्स की और फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर की। तो अभी आज जो लेक्चर शुरू कर रहा हूँ दैट इज़ अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। लेसन नंबर 3 है ये, जिसका नाम है डायरेक्ट लेबर। आपको याद होगा जो हमने पिछले कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़े हैं चीज़ें, वो सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 2 हो चुका है। तो लेबर, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है ये, जिसको हमें समझना है। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आपको, क्योंकि हम फ्रेशर हैं आज की डेट में, हमें नया है हमारे लिए कॉन्सेप्ट, तो क्लियर होना चाहिए कि ये डायरेक्ट लेबर और ये इनडायरेक्ट लेबर में डिस्टिंग्विश कैसे करें। एक डायरेक्ट लेबर होती है, एक इनडायरेक्ट लेबर होती है। तो सिंपल सा फंडा ये होता है कि जो भी लेबर प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व होती है वो है डायरेक्ट लेबर, मजदूर जो आपकी ऑपरेशनल काम कर रहे हैं। जो भी लेबर उनको सुपरवाइज कर रही है, उनको चीज़ें सप्लाई कर रही है, उनकी देख रेख कर रही है, मतलब उसको एक सपोर्ट फंक्शन में काम कर रही है, वो आती है हमारी इनडायरेक्ट लेबर में। तो अगर कोई मैकेनिक मोबाइल फ़ोन बना रहा है तो वो डायरेक्ट लेबर है, उसको जो वेजेस मिलते हैं वो डायरेक्ट लेबर में काउंट होते हैं। लेकिन जो इंसान उसको सुपरवाइज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, आकर देख रहा है, गाइड कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो वो होता है, उसकी जो कॉस्ट है वो आती है इनडायरेक्ट लेबर में। ठीक है, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लेबर का फ़र्क क्या है? इनडायरेक्ट लेबर के अंदर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे कि सुपरविजन। मैं इसको बोल देता हूँ लिखने की जगह, सुपरविजन, वर्कमैन, चौकीदार, इंस्पेक्टर, टाइम कीपर, फोरमैन, वॉचमैन, क्लीनर, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके इनडायरेक्ट लेबर के। लिख नहीं रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है उसमें लिखने में, आपको पता है। लेकिन डायरेक्ट लेबर में कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ वर्कमैन, जो इंसान काम कर रहा है। इसके अलावा जो काम नहीं कर रहा, सिर्फ देख रहा है, आते आते आपके बारे में लिख रहा है, वो सब इनडायरेक्ट लेबर में काउंट होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन लेबर को हम देते क्या हैं? हम इन्हें देते हैं वेजेस। ऑफ कोर्स वेजेस देने पड़ेंगे। सैलरी हम नॉर्मली नहीं बोलते इनके लिए, हम बोलते हैं वेजेस। इनको मिलते हैं वेजेस। वेजेस कैन बी ऑर्डिनरी प्लस इट कैन बी ओवर टाइम। अब जब लेबर काम करती है तो उनके आवर के हिसाब से उनका रेट फिक्स होता है। जो आवर के हिसाब से उनका रेट फिक्स होता है, आवर मल्टीप्लाई बाय रेट, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी। प्लस अगर ओवर टाइम के लिए ओवर टाइम रेट है तो जो जितने भी उसने आवर एक्स्ट्रा स्पेंड किए हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा आवर, मल्टीप्लाई विथ ओवर टाइम रेट। हर कंपनी में एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा ओवर टाइम चार्जेस दिए जाते हैं, सेम नहीं होते। अब हमारा क्वेश्चन ये होता है, ये भी आप इजीली निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का रेट, नॉर्मल रेट जो है वो 40 रुपीज़ पर आवर है और उसने एक दिन में 8 घंटे काम किया, तो एक दिन में उसकी सैलरी कितनी हो गई? 320 रुपये। लेकिन अगर उसने ओवर टाइम किया होगा, और ओवर टाइम का रेट ऑफकोर्स 40 से ज़्यादा ही होगा ना, सपोज होगा उसका 60 लगा लो, और उसने काम किया एक्स्ट्रा 2 घंटे, तो एक दिन में 2 घंटे के हिसाब से कितना हो गया? 320 प्लस 120, तो टोटल कितना पैसा हो गया उसके पास? 440। ये 440 रुपये उसकी एक दिन की दिहाड़ी वेजेस हो गई। क्यों? क्योंकि हमने ओवर टाइम पर थोड़ा ज़्यादा लिया। इसको समझाने की खास जरूरत नहीं होती है, ये आप बुक से भी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब हमारे पास क्वेश्चन उठता है, सर इन्हें हमें कंट्रोल करना। अब हमारे पास सवाल उठता है कि हमें इन्हें कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है? क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए लेबर कॉस्ट कंट्रोल, ये किस किस का काम है? ये काम है हमारा नंबर 1 पर्सनल डिपार्टमेंट का। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये पर्सनल बोलते हैं, पर्सोनल, ठीक है। पर्सनल मतलब आता है पर्सन से बनता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कंपनी का। दूसरा वर्क डिपार्टमेंट,
जिसको हम वर्क स्टडी कराते हैं कि कितना काम इन्होंने किया, वो चेक किया जाएगा। तीसरा, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, कि ये कब आते हैं कब जाते हैं, इनके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, पे मास्टर, ऑफ कोर्स इनको वेजेस देने वाला पे मास्टर है, वो चेक करेगा, इन सब के रिकॉर्ड से मैच करेगा और इनकी वेजेस की पेमेंट बनाएगा। फिर हमारा डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये 5 डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से हमारे लेबर कॉस्ट पे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी पे मेन मुद्दे पे बात करेंगे। तो अभी हमें क्या समझना होता है, हमारी जो लेबर है जब वो काम कर रही होती है तो कहीं ना कहीं वो दिन भी होते हैं शामिल, वेजेस में वो दिन भी शामिल होते हैं जिस दिन छुट्टी होती है, उसको हम बोलते हैं हॉलीडे पे। अल्टीमेटली हॉलीडे पे काम तो कुछ नहीं हुआ लेकिन तनख्वाह तो मिलेगी ना यार। अगर आज मैं संडे को काम नहीं करता तो संडे की पगार तो लूंगा ना मैं, मेरी कंपनी देगी। लेकिन संडे की पगार मेरी कहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी, कंप्यूट की जाएगी, मेरे उन रेगुलर डेज पे वो सैलरी ट्रांसफर कर दी जाएगी जहाँ पे मैंने रेगुलर प्रोडक्शन करी होगी। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हॉलीडे पे इज चार्ज्ड टू रेगुलर फैक्ट्री हैव ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, ओवरहेड्स आर ऑल इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो हॉलीडे पे है ये इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर में ट्रांसफर कर दी जाएगी, क्योंकि आपने काम नहीं किया लेकिन जिस दिन छुट्टी की सैलरी मिली वो उसमें ट्रांसफर करी जाएगी। हॉलीडे के कारण तो आपको हो गया। एक कारण और होता है कि काम नहीं हुआ कभी कभी, उसको बोलते हैं आइडल टाइम। लेबर खाली बैठी है तो भी आपको सैलरी देनी पड़ेगी, वेज देने पड़ेंगे, लेकिन देयर कैन बी सम कॉजेज। कॉजेज क्या है वो समझने की जरूरत है। देयर कैन बी सम टाइम प्रोडक्टिव कॉजेज। आपका प्रोडक्ट कुछ प्रोसेस से पास होकर आता है, पहला प्रोसेस हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नहीं हुआ और चौथे वाला वेट कर रहा है कि तीसरा कब कंप्लीट होगा तो मैं चौथा काम करूं उस पर। तो चौथा वाला इंसान खाली बैठा है, क्यों? क्योंकि तीसरा काम नहीं हुआ। तो वो एक प्रोडक्टिव कॉज है, हम इसके अंदर हेल्प नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, इसमें बहुत सारे कॉज हो सकते हैं कि आपकी आपस में अनबन हो गई है, स्ट्राइक हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हमारी आपस में बनती नहीं है, ठीक है, मुझे आप निकाल दो, या मुझे आपने ऐसे डांटा क्यों, मुझे काम नहीं करना। देयर कैन बी सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। देन देयर कैन बी इकोनॉमिकल कॉजेज। ये होते हैं सीजनल, जैसे प्रोडक्ट सीजनल है आपका, अब पतंगे बनती हैं, पूरे साल बनती रहेंगी लेकिन बिकती कब है, कुछ टाइम, तो कुछ टाइम प्रोडक्शन होगी कुछ टाइम नहीं होगी। बम पटाखे कुछ टाइम प्रोडक्शन होगी कुछ टाइम नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो सीजनल है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का सीजन हर साल तो चलते नहीं है, जब बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा बिकेंगी। तो क्या होता है कि जिस समय सीजन है उस समय प्रोडक्शन तेज है, वेजेस ज़्यादा दिए जाएंगे। जिस समय नहीं है, लेबर को निकाला नहीं जा सकता क्योंकि बाद में लेबर मिलती नहीं है, तो लेबर को हम रख लेते हैं, तो वो आइडल बैठी है, खाली बैठी है, लेकिन तनख्वाह चालू है उसकी। फिर देयर कैन बी एबनॉर्मल फैक्टर्स, जैसे कि स्ट्राइक हो गई। अब कंपनी में स्ट्राइक होगी तो भाई हम क्या कंट्रोल करें उसको, बैठे हुए हैं। मशीन में ब्रेकडाउन हो गया, मशीन ब्रेकडाउन, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप उस चैप्टर को थोड़ा समझें। थ्योरी वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये वाला, और पेपर में इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते। नेक्स्ट पोर्शन जो हमें डिस्कस करना है दोस्तों, दैट इज अबाउट लेबर टर्नओवर, जिसके साथ हमारे थोड़े प्रैक्टिकल शुरू होते हैं। कई बार लोग बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री में लेबर टर्नओवर बहुत है, सेल्स की इंडस्ट्री में तो बहुत होता है, जूनियर लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं।
वहाँ पे लोग बहुत जाते हैं, छोड़ते हैं कंपनीज को, छोड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, नए जाते हैं, पुराने जाते हैं, नए आते हैं, नए आते हैं, नए चले जाते हैं, वापस आते हैं, ये चलते रहता है, टर्नओवर है ये। तो लेबर टर्नओवर होता क्या है? इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल, किसी इंसान का, एम्प्लॉयड ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट और रिट्रेंचमेंट। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। आप रिटायर हो गए तो भी जाना पड़ेगा, आपको निकाल दिया गया तो भी जाना पड़ेगा, आपने खुद छोड़ दिया तो भी निकालेगा। तो देयर कैन बी अवॉइडेबल फैक्टर्स, देयर कैन बी अनअवॉइडेबल फैक्टर्स। इनको देयर कैन बी अवॉइडेबल फैक्टर्स एंड देयर कैन बी अनअवॉइडेबल फैक्टर्स। इन सब चीजों के लिए तो हमें क्या करना है, हमें ये लेबर टर्नओवर रेशियो किसी भी कंपनी की मेजर करनी होती है, ठीक है। वो हमारे प्रैक्टिकल का पार्ट होता है जो आज के क्लास में मैं कवर करूंगा। अब लेबर टर्नओवर को मेजर कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। देयर आर 3 मेन मेथड्स, 3 to 4 मेथड्स आर देयर। सबसे पहला मेथड जो होता है दैट इज कॉल्ड सेपरेशन मेथड। दोस्तों ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे, जिसके हिसाब से लेबर टर्नओवर रेशियो बोलते हैं या रेट बोलते हैं, इज इक्वल टू, कैसे निकाला जाता है? एक साल में कितनी सेपरेशन हुई, नंबर ऑफ सेपरेशंस। अगर आप महीने के लिए निकाल रहे हैं तो महीने के लिए एक दिन, एक महीने में कितने लोग छोड़ के चले गए, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई 100, तो उससे रेट निकल जाएगा कितने % लोग छोड़ के गए इस बार। तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स की एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज निकालना सबसे आसान काम होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो लिखा होगा कि मंथ बिगनिंग में कितनी लेबर थी, मंथ एंड में कितनी लेबर है, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 और एवरेज आ जाएगी। तो आपने ये नंबर ऑफ लेबर टर्नओवर रेट कैसे निकाला? आपने सेपरेशन मेथड से, सिर्फ सेपरेशन को अप कर लो। दूसरा आता है रिप्लेसमेंट मेथड, कि वो जो छोड़ के गए उसके बदले कितने आए। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ सेपरेशन की जगह लिख दो रिप्लेसमेंट, कि इस महीने में कितने रिप्लेसमेंट हुए। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई 100। मुश्किल नहीं है। हमने कहा नहीं सर, हम तो एक मेथड और सुना है, बड़ा पॉपुलर है, जो कि एग्जाम में बहुत आता है, फ्लक्स रेट मेथड। हमने कहा हाँ सर, इन दोनों को मिक्स कर दो, इन दोनों ऊपर वालों को। तो हमने कैसे करेंगे सर? नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई 100। कुछ नहीं करा, इन दोनों को मेथड को इकट्ठे किया, कितने लोग गए, कितने छोड़, कितने लोग आए, इन दोनों को प्लस डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, कितने आए गए। तो इसमें क्या है, कितने गए, कितने आए, कितने आए गए, फ्लक्स मतलब आए गए, दोनों को मतलब मिक्स कर दिया। ये फ्लक्स कोई मीनिंग नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ मेथड का नाम है। अब एक सवाल उठता है इसके अंदर कि सर इक्विवेलेंट एनुअल रेट कितना है आपका? हमने कहा इक्विवेलेंट एनुअल रेट का मतलब क्या हुआ कि टोटल कितने टाइम के अंदर आपके लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब कितने दिन का एवरेज है आपका। तो हमने कहा कुछ नहीं सर, जो टर्नओवर रेट आपने निकाला है ना,
टर्नओवर रेट जो आपने निकाला है ऊपर डिवाइडेड बाय कितने दिन है उस रेलेवेंट पीरियड में, महीने के 30 दिन है या 52 हफ्ते हैं, कैसे आपको निकालना है, तो डेज इन रेलेवेंट पीरियड मल्टीप्लाई 365। तो दोस्तों ये जो मेथड्स हैं 1 2 3 4, इन पे क्वेश्चंस पार्ट ए पार्ट बी सी करके क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक बार इन फॉर्मूलास को देख लीजिएगा, मतलब आगे तो मैं क्वेश्चन करूंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, वो क्वेश्चन करने के लिए ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए। तो अगर आपको ये फॉर्मूलास क्लियर हो गए हैं, कहीं पे लिख लीजिए। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फिर उसको सॉल्व करेंगे इन मेथड के साथ, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, बोल भी सकता हूं अगर आप बोलने के लिए या सुन के तैयार होते हैं तो। चलिए मैं यहां पे लिखता हूं, कहीं कोशिश करता हूं कि कहीं पे क्वेश्चन पूरा आ जाएगा तो सही बात बनेगी। ड्यूरिंग ए मंथ, मैं बोल रहा हूं और शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, लिखने में टाइम लग जाता है। ड्यूरिंग अ मंथ 5 वर्कर्स लेफ्ट, 5 वर्कर्स लेफ्ट, 20 डिस्चार्ज्ड, मतलब 20 को निकाल दिया, 5 छोड़ के चले गए, 20 को निकाल दिया, एंड 75 वर रिक्रूटेड, और 75 को रिक्रूट किया, मतलब ये नए आ गए, रिप्लेसमेंट। ऑफ दीज 10 वर्कर्स वर रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ, while the rest were engaged for an expansion scheme। इन 75 में से 10 वर्कर्स वर रिक्रूटेड इन द वैकेंसी, जो इनमें छोड़ के गए थे उनके लिए 10 रखे गए अभी ऑन द स्पॉट, और बाकी जो बचे 65 वो एक्सपेंशन के लिए लिए गए हैं, मतलब अभी इनका कोई भी यूज नहीं है हमारे लिए। फाइंड लेबर टर्नओवर रेट विद ऑल द मेथड्स, अगर लिखा क्वेश्चन में ऑल द मेथड तो 1 2 3 मेथड, ठीक है। तो आपके पास सवाल है, आपको इतना पता है कितने लोग छोड़ के गए, आपको ये पता है कितने लोग आए, तो आपके पास सिर्फ मेथड में अडॉप्ट क्या करना है, सिर्फ उनकी फिगर्स और आंसर निकालने हैं। तो आपने अगर सेपरेशन मेथड फॉलो करेंगे तो नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। अब इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है दैट इज बिगनिंग। इन बिगनिंग जो हमारे पास लेबर है वो है 500 लेबर, और एट द एंड जो लेबर है हमारे पास वो है 600। ये हमें क्यों चाहिए, ताकि हम एवरेज निकाल सकें। तो मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ऊपर जो आपके सामने लिखा हुआ है उसको ढंग से दोबारा से सुनते हैं। ड्यूरिंग अ मंथ 5 वर्कर्स लेफ्ट, 20 डिस्चार्ज एंड 75 वर रिक्रूटेड। ऑफ दीज 10 वर्कर्स वर रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज, मतलब जितने लोग गए उनके बदले 10 लिए गए, एंड द रेस्ट वर एंगेज्ड फॉर एक्सपेंशन स्कीम, वो बाद के एक्सपेंशन के लिए हैं, अभी के लिए नहीं है। तो फाइंड लेबर टर्नओवर रेट यूजिंग ऑल द मेथड्स। नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगनिंग आर 500 एंड एट द एंड 600। तो एवरेज कैसे निकालोगे दोस्तों, एवरेज निकालने के लिए 500 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2, तो मैं यहां करता हूं 500 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 550। तो आपने करना है क्या, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सेपरेशन, कितने लोग गए 5 और 20, कितने गए 25। तो यहां लिखोगे 25, यहां लिखोगे 550 और इंटू 100 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे पास आंसर है इसलिए मैं आपको सामने लिख रहा हूं, इट विल कम 4.55%। अगर सेपरेशन मेथड है। अगर रिप्लेसमेंट है तो कितने लोग आए रिप्लेसमेंट, 75 नहीं, सिर्फ 10 आए हैं, रिप्लेस सिर्फ 10 हुए हैं, भूलना मत। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। एट द प्रेजेंट रिप्लेस कितने किए गए हैं, सिर्फ 10, तो यहां पे कितना आ जाएगा 10, यहां पे 550 इंटू 100, तो मेरे पास आ जाएगा ये 1.82%। अब आप चाहो तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी ये आंसर आ जाएगा, या इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा।
नहीं करना तो पूरा करो। सेपरेशन 20 और 5 25, कितने रिप्लेसमेंट 10, कितने हो गए 35, डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100, तो आंसर आएगा इसका 6.36%। तो तीनों मेथड से आएगा, सेपरेशन मेथड है, रिप्लेसमेंट मेथड है, फ्लक्स रेट मेथड है। इन तीनों मेथड से आपको लेबर टर्नओवर के फॉर्मूलास को यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा, इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा डीप में समझने की टेंशन नहीं होती, एटलीस्ट बीकॉम के लिए तो नहीं होती है, क्योंकि उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके नहीं आते, लेकिन इसके क्वेश्चन आते हैं। कहाँ आते हैं? जैसे पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 2, 2 चॉइस है, एक चॉइस इसकी है या किसी एक चॉइस में आ जाएगा, एक चॉइस में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक में थ्योरी आ जाएगा, एक में प्रैक्टिकल आ जाएगा। तो आपको उसकी थ्योरी भी समझनी है और ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल भी समझने हैं, ठीक है। अगला चैप्टर मैं जो दूंगा वो दूसरा चैप्टर होगा। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस लेबर की इतनी सी करो, जो इंपॉर्टेंट रह जाएगा वो मैं जब सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे मैं तब कराऊंगा आपको, क्योंकि मैं ज़्यादा एम्फेसिस इस चैप्टर पे अभी नहीं कर रहा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर कर लो पर आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। किसी की वेजेस कैसे निकालते हैं, ऑर्डिनरी वेज प्लस ओवर टाइम रेट, और लेबर टर्नओवर रेट कैसे निकालते हैं, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स रेट मेथड, एंड ये एनुअल रेट कभी क्वेश्चन में आता है कभी नहीं आता, लेकिन ये तीनों मेथड आ सकते हैं और ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर से शुरू कर चुके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अपना प्लीज़ फोकस रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। ये मुझे बार बार बोलता हूँ बेल का आइकन दबाओ, क्योंकि लेक्चर लगातार आते हैं और फिर बच्चे पूछते हैं सर ये लेक्चर कहाँ पे है, तो ऑलरेडी वो लेक्चर आ चुका होता है। फिर मुझे लगता है कि मैं प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करता हूँ। कभी कभी कमेंट इतने सारे हो जाते हैं कि मैं सबके जवाब नहीं दे पाता, खुद की भी एक नौकरी है मुझे करनी पड़ती है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि जैसे लेक्चर आएगा, अगर आपके मतलब का होगा तो आपको मिल जाएगा, अगर इनकम टैक्स का है तो आप दोस्तों को दे देना। वैसे जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहा है वो इनकम टैक्स पढ़ के आया होगा, अगर पढ़ रहा है तो वेरी गुड। फिर आपको अकाउंटिंग में कुछ नहीं है आपके लिए, दोस्तों को दे दो, तो किसी न किसी के लिए आता रहेगा। सिर्फ बेल आइकन से ये होगा कि अगर आपका लेक्चर आया तो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जस्ट सपोर्ट मी और फिर से ब्लेसिंग दो। अब ये वीडियो लेक्चर रुकना नहीं चाहिए, आपका मोटिवेशन कंटिन्यूस चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।